स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। मेरी प्रिय लेखिका सूर्यबाला जी को हाल ही में व्यास सम्मान मिला उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। सूर्यबाला जी को बहुत बहुत बधाई। आज उन्हीं की एक कहानी, ना किन्नी ना। मौसी आती तो घर रोशनी और रौनक से भर जाता। हम छज्जे छज्जे चहकते फिरते, सबसे कहते हमारी मौसी आ रही हैं, बिजनौर वाली मौसी। हमारे मौसा जी शक्कर की मिल में मैनेजर हैं। उनके पास मिल की जीप है। उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं, 2 कुत्ते हैं और एक खरगोश भी। उनके 2 बच्चे हैं, गगन और रोजी। गगन के पास बंदूक है चिड़िया मारने की। रोजी के पास बुलबुल तरंग मास्टर आते हैं उसे सिखाने को। मौसी खूब चिट्टी हैं, माँ जैसी धूमिल धूमिल सी नहीं, और खूब हंसती खिलखिलाती चुस्त दुरुस्त सी रहती हैं, माँ जैसी सुस्त सुस्त सी नहीं। रोजी को लेकर स्कूल जाती हूँ तो मेरा रुतबा बढ़ जाता है। सारी सहेलियां लट्टू हो जाती हैं उसकी स्कर्टों, सैंडलों और नई नई डिजाइन की क्लिपों पर। मौसी तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मिलाकर चटर पटर सी बोलती हैं और आंखें गोल गोल सी घुमाती बेफिक्र बिंदास चहकती रहती हैं। जब तक मौसी रहती हैं, गगन और रोजी सारा घर सिर पे उठाए रहते हैं। अब इतने बड़े हो जाने पर भी गगन रोजी के बाल खींचकर या चुटकी काटकर भागता रहता है। रोजी चीखती हुई उसे दौड़ाती रहती है और मौसी अंदर अंदर मगन होती हुई ऊपर ऊपर खींच कर लाड़ से डांटती हैं। अरे शर्म करो शैतानो, इन बच्चों को देखकर भी तुम्हें अकल नहीं आती? कैसे सीधे बिना मुंह से हैं। जरा देखो किन्नी को, अभी कॉलेज से आए 10 मिनट भी नहीं हुए और देखते देखते फटाफट तुम लोगों की बिखेरी चीजें संभाल दी, कपड़े तहा लिए और उधर चाय भी चढ़ा दी। ला तो बेटा एक प्याला, जरा सुस्ती दूर हो। फिर चाय का घूंट भरती हुई अम्मा से कहती, दीदी इस बार मैं सचमुच रोजिया को यहीं छोड़ जाऊंगी तुम्हारे पास, और किरण को अपने साथ ले जाऊंगी बिजनौर। और खुद ही अपने मजाक पर खुलकर हंस पड़ती। यूं अपने आप में सचमुच इससे बड़ा मजाक दूसरा नहीं हो सकता था। पर मौसी की तो वैसे भी आदत थी खूब चटपटी बातें करना और अपनी बात खत्म होने से पहले ही जोर से हंस पड़ना। रंग तो करीब करीब एक सा ही था दोनों बहनों का, लेकिन अम्मा दुबली फीकी फीकी सी लगती, जैसे ऊपर तक झाई सी पड़ी हो। अभी नहीं, बाबूजी थे तब भी। दूसरी तरफ मौसी एकदम ठसी चक्री सी, ऊपर से नीचे तक जैसे रंग रोगन पॉलिश से दमकती हुई, और चेहरे पर तो खासकर हमेशा एक पूर्ण परितृप्ति भरी लुनाई फैली रहती थी। अम्मा से पूरे 5 साल छोटी, पर देखने में तो एकदम बेटी ही लगती। आज भी मैं मेज पर तार देखते ही किलक उठी। मौसी आ रही हैं। कब आया तार? रोजी गगन भी आ रहे हैं या नहीं? दोनों सफेद धारी वाली नीली चादरें धोकर फैला दूं? बांस वाले किताबों के रैक पर अटी धूल साफ कर दूं? कोने वाली मेज की आधी प्लाई उखड़ गई है, ठहरो, इस फटी वाली हैंडलूम की चादर काट कर इस पर का मेजपोश सिले देती हूं। रसोई की अलमारियों पर अखबार बिछा दूं, गुसल खाने की मोरी रगड़ कर धो दूं, और साड़ी का फेंटा कसकर तुरत फुरत मोर्चे पर जुट गई, क्योंकि भाभी तो अपने 3 बच्चों की फ्रॉकों और पैंटों की उधड़ी सिलाई ही दुरुस्त करने भर को होती, और अम्मा रसोई के डिब्बों में हाथ डाल डाल कर आधा किलो डालडा, 1 किलो चीनी, सूजी, मैदा और चाय मसालों की सूची बनाने में। 2-3 दिनों में घर धो रगड़कर साफ हो जाता। गुसलखाने में फिनाइल की बोतल रख दी जाती और भैया आधे दिन की छुट्टी लेकर स्टेशन पहुंच जाते। आधे पौने घंटे के अंदर ही चमचमाते सूटकेसों और रंग बिरंगे बैगों टोकरियों से लदी फदी मौसी आ जाती। सारा घर आवाजों से चहचहा उठता। मौसी हम सबको बारी बारी से बाहों में भरती। भाभी के 3 बच्चों को चिपटा चिपटा कर प्यार करती, और भाभी को पांव छूने के लिए झुकने के साथ उठाकर बलाएं लेने लगती। भाभी हुलसती हुई जल्दी से रंगदार चाय, मठरी, सेव सजा देती।
और हमारी तंग अंधेरी कोठरियों से हंसी के झरने फूट पड़ते। अब इसके बाद हम सबों का चिर प्रतीक्षित क्षण आता। मौसी सामान से ही नहीं, सौगातों से भी लदी फदी आती। सबको अंदर ही अंदर इस बात की कितनी खलबली रहती है, ये मौसी भी खूब अच्छी तरह समझती थी। इसलिए झटपट सूटकेस खोलकर सोत्साह जादुई पिटारे सी एक के बाद एक चीजें निकालने लगती। किन्नी, इधर आ, ये देख, ये रोजी ने तेरे लिए टॉप्स और मैचिंग लॉकेट भेजे हैं, और ये 4 रुमालें। बहू, ये तुम्हारे लिए पर्स है, और ये मिंटू चिंटू के लिए हेयर बैंड और क्लिपें। गुड्डू के लिए ये रंगीन पेंसिलों का सेट गगन ने भेजा है। लेकिन ये सब तो औपचारिक सौगातें होती। असली सौगातें तो इसके बाद निकलती मौसी के होलडाल से। 3-3, 4-4 जोड़ी पुरानी चप्पलें, सैंडलें। ये वाली मुझे पंजों पे से कसी है। ये रोजी ने खरीदी तो बड़े चाव से, लेकिन अब मन भिटक गया उसका। जानती हो, मूडी नंबर 1। इस वाली पे बस तू 2 कीलें ठुकवा लेना, और इस वाली पे इसी रंग की सिलाई करवा लेना किसी अच्छे मोची से। किन्नी, मेरी इस नई सी साड़ी पे रोजी खोंच लगाई, ठीक सामने नीचे की तरफ। तू उल्टी करके पहनेगी ना तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और ये इन दोनों की बस प्रिंट जरा हल्की हो आई है। इस मेरे बैग का हैंडल निकल गया है बस। अमर, जरा ये बुश शर्ट तो देख, मिल की वर्कशॉप का राउंड लेते समय ये छींटा पड़ गया गंदे तेल का। मैंने कहा लिए चलती हूं अमर, जरा फिट करवा कर पहन डालेगा। तेरा तो रंग भी गोरा है, फबेगी तुझ पर। इसी तरह ये रोजी की नाइटी, ये स्वेटरों के बचे खुचे ऊन। मैंने सोचा बहू गुणी है, काट छाट कर चिंटू नीटू की फ्रॉक बना देगी, और थोड़ा और ऊन मिलाकर रंग बिरंगा प्यारा सा स्वेटर बन जाएगा, खूब खिलेगा इन पर। और हाँ, ये स्टील की 2 छोटी प्लेटें और कटोरियां भी दिवाली पर आई थी ना मिल में बंटने के लिए, मैंने चुपके से 4 रख ली। इन्हें कहाँ होश हवास कितने आए कितने गए, सारे दिन मिल भर के ही होते हैं। हाँ, मौसा जी को तो पूरे होश हवास में बस 2 बार देखा था, शायद बाबूजी की मौत पर, शायद भैया की शादी में। इससे कम जरूरी मौकों पर वो कभी पहुंच ही ना पाए। दोनों बार एक प्लेन से आए और दूसरे प्लेन से वापस। जितनी देर रहे भी ना सामने जाने की हिम्मत, ना बात करने का धड़का, सिर्फ सिर झुकाए। मौसा जी नाश्ता लग गया, या फिर मौसा जी बाथरूम खाली है। मौसा जी बहुत कम बोलते, जितना बोलते उसके भी शब्द शब्द बड़प्पन और मातवरी के प्रेम में जड़े से होते। कभी हल्के से मुस्कुराकर पढ़ाई लिखाई के बारे में 1 आध शब्द पूछ लेते तो हम सिर से पांव तक निहाल हो जाते। लेकिन असली चौकड़ी हमारी मौसी के साथ ही जमती। हर आधे घंटे पर चाय की तलब और भाप छोड़ते प्यालों के साथ मौसी सारे समय कहां कहां के हंसी लतीफे छोड़ती जाती। मौसा जी के गुमाश्तों कारकुनों से लेकर अपने शहर के SP DM की नकनकाती बीवियों तक के किस्सों की फुलझड़ियां, नए से नए फैशन तक की बातें बड़े चाव से सुनती सुनाती और रस लेती। असल में रुतबा मौसा जी का बड़ा था, लेकिन शहर हमारा, और मिलें फैक्ट्रियां तो वैसे भी शहरी आबादी से मीलों दूर। स्कूल कॉलेज भी उतने अच्छे नहीं जितने हमारे शहर के। तो फैशन की नई से नई जानकारी मुझसे ही लेती। यहां तक कि हाथों में प्लास्टिक के सादे 1 रंगे कंगन या कानों में सिर्फ एक नन्हा कल्चर का मोती देखते ही, अरे किन्नी, देखो तो जरा तेरे कंगन, लाख के होंगे। नहीं, सादे प्लास्टिक के हैं। और जरा कानों के टॉप्स तो दिखा, यहीं के चौक से खरीदे हैं। असल में तेरी पसंद बहुत बढ़िया है, जानती है क्या तुझे सूट करेगा। चल जरा आज बाजार ले चल, 2-4 पैर रोजी के लिए खरीदवा दे। मैं मौसी के नाना कहने पर भी फौरन कानों के बुंदे निकाल रोजी के लिए पैक कर देती। फिर बाजार ले जाकर मौसी को और जो जो चाहती खरीदवा देती। मौसी हर चीज से पहले मेरी सलाह लेती कि फलां चीज उन पर या रोजी पर खिलेगी या नहीं। उन्हें मेरी पसंद पर पूरा भरोसा था। मेरी पसंद की हमेशा दाद देती। मुझसे पसंद करवाकर ढेर सारे टॉप्स, पेंडेंट, अंगूठियां ले जाती, और उनमें से बहुत सी डिजाइनें सुनारों को दिखाकर सच्चे मोती सोने में गढ़वा लेती।
अगली बार जब आती तो मुझे दिखाकर पूछती, देख किन्नी कैसे लगे ये, इमिटेशन में तो काली पड़ जाएंगी ना। मेरे मुंह से बेसाख्ता वाह निकल जाता मौसी की पारखी दृष्टि पर। इतनी उम्र होने पर भी मौसी में हमेशा नई उम्र वालियों से उमंग उत्साह छलकता रहता। आजकल जरूर मौसी को एक फिक्र सी हो गई है, रोजी के मोटापे की। जब तब टोकती रहती हैं उसे, ठूसे चली जा रही है गपागप भाभी के बनाए पकौड़े मालपुए। शीशे में नजर डाली है खुद पर, कैसी खुद भी भूल कर पकौड़े मालपुए सी हुई जा रही है। किन्नी तू ही समझा ना जरा इसे। लेकिन रोजी उसी बेफिक्री से एक और पुआ चुभलाती हुई खिलखिला देती। साफ साफ कहो ना मम्मी, तुम्हें मेरी शादी की फिक्र सताए जा रही है ना। अरे तुम बेकार घबराती हो, देखना सब दौड़ते हुए शादी करेंगे। असल में आजकल सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा, और मेरे शक्तिशाली साये में कोई भी पति भय रहित और निर्द्वंद जीवन जी सकता है, समझी। मजाल है कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी देखे। अरे वो क्या, उसका बॉस भी मुझे देखकर दुम हिलाएगा। लाओ भाभी एक और मालपुआ इसी बात पर। अम्मा धीरे से हंसती हुई समझाती, कहाँ मोटी है बेचारी, जरा दोहरा शरीर है बस, तो बेकार इसके पीछे पड़ी रहती है। लड़के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, और नहीं तो क्या, इस किन्नी सी सीख सलाई। मैं तो इसे मुटवाने की कोशिश में हार मान चुकी हूं। सचमुच मैं रोजी से 3 साल बड़ी थी और बेहद दुबली, इतनी कि रोजी के सलवार कुर्ते सब 3-3, 4-4 सिलाइयों के बाद ही मुझे फिट आते। अपने तई मैं उन्हें पूरी तरह काट छाट कर नया सा कर डालती। फिर भी कॉलेज में लड़कियां देखते ही ठिठोली करती, रोजी ब्रांड, और मैं शर्माकर हंस देती। मां को क्या कहूं, खुद मेरी भी तो यही हालत है। बहुत जोर से हंस खिलखिला सकती ही नहीं, अपनी बात पूरे वजन और आत्मविश्वास से सबके बीच में कह सकती ही नहीं। इसलिए सही बात भी सुनने वाले के साथ साथ खुद अपने आप को भी कच्ची अधूरी अनिश्चित सी लगती है। जबकि रोजी और मौसी एकदम घिसी पिटी कहावतों और जुमलों को भी इतनी ठसक के साथ पेश करती हैं कि सुनने वाला फौरन उनकी गिरफ्त में आ जाता है। इसी तरह अपने शादी ब्याह का गुण शऊर की बात चलने पर भी लाख कोशिशों के बावजूद पलकें जैसे मारे घबराहट और संकोच के यहां वहां छुपने की ठौर तलाशने लगती हैं। लेकिन वहीं रोजी अपने लिए ऐसी कोई बात सुनते ही गोल गोल आंखें चमकाती ठठाकर हंस पड़ती है, और उसे आंखें तरेर कर बरसती हुई मौसी भी उसी ठहाके में शामिल हो जाती हैं। मौसी के जाते ही वो ठहाके थम जाते हैं। घर वापस शमशान सी खामोशी में साए साए कर उठता है। मां फैली बिखरी चीजें समेटने लगती है। भाभी 2-3 या 4 दिनों की थकान उतारने खाट पर पसर जाती है, और भाई मौसी की लाई ढीली कमीजों पतलूनों की फिटिंग कराने के लिए पैसे मांगते हुए मां से हुज्जत करने लगते हैं। सबको मालूम है उन पैसों में से काट कपट कर रुमाल या तौलिए में लपेटी 1-2 बोतलें आएंगी। उनके बूते पर बैठक में भाई जैसे ही भाई के खस्ता हाल दोस्तों का जमावड़ा जुटेगा, जश्न मनेगा, और एक तीखी मिठास के तहत कई सुस्त से हाथ किसी तरह हवा में लहराकर गिरते हुए एक से एक हवाई योजनाएं बनाएंगे। हल्के सुरूर के पंखों पर उड़ते हुए, कभी किसी साबुन की एजेंसी, कभी स्कूटर मरम्मत का गैरेज, कभी दर्दनाशक गोलियां या दंत मंजन बनाने के नुस्खे की तजवीज, या ऐसा ही कुछ और। ऐसे मौकों पर किताबें उठाकर मैं सीधी कटरे वाली चाची के पास पहुंच जाती, और चाची बिना सिर उठाए सब्जी का रसा अंदाजती या पराठे उतारती उतारती ही कह देती, कौन किन्नी, चली जा, खाली है बैठक। चाचा का तो टाइम ही 8 से 8 है, इसलिए आज चाची से पूछा भी नहीं, सिर्फ इत्तला दे दी, चाची जाती हूं बैठक में पढ़ने, कि चाची जल्दी से अंगीठी छोड़ आई। किन्नी बैठक तो खाली नहीं, वो फुसफुसाई सी बोली। अरे वाह, चाचा आज छुट्टी मार बैठे। नहीं, मेरा भतीजा आया हुआ है रिश्ते का।
मेरी आवाज़ दयनीय हो उठी। फिर क्या करूं चाची, मेरा तो कल पॉलिटिक्स का पर्चा है। क्या करूं? चाची खुद भी असमंजस में थी। वो भी पढ़ने ही आया है, आज ही नहीं, कुछ महीनों तक के लिए। दंगों की वजह से लड़कों का पूरा हॉस्टल खाली करा लिया गया है। मटर गश्ती करने वालों को तो मांगी मुराद मिली, लेकिन ये बेचारे पढ़ने वालों को। क्या हुआ बुआ? दंगों का मारा खुद ही आन खड़ा हुआ। कोई परेशानी है? चाची जल्दी से बोली। परेशानी नहीं, ये किन्नी है। सुधारा। किरण। और किन्नी? ये आकाश है। उसने सुधारा। कुशा। पढ़ने आई हैं आप? जी, लेकिन। तो जाइए पढ़िए ना। और आपको भी तो पढ़ना है। हाँ हाँ, मैं भी पढ़ूंगा। जी? मैं चौंकी। जी हाँ, उधर दुछत्ती पर। और मेरी लम्हे पहले की घबराहट का मजा लेते हुए हंस दिया। नहीं नहीं नहीं, आप पढ़िए। आप भी। अब के चाची खिलखिलाई। अब आप और आपके फेर में मेरे पराठे जले जा रहे हैं। चाची के जाते ही दोनों अपनी अपनी जगह पढ़ने चले गए और मैं ठीक समय पर पढ़ाई खत्म कर सीधी गर्दन सीधी चाल घर आ गई, बगैर किसी तरफ ताके झाके। मुझे सचमुच खबर नहीं थी कि मैं अपने आंचल में कस्तूरी का एक छोटा सा टुकड़ा बांधे चली आई हूं। चौथे दिन कॉलेज से लौटते हुए यूं ही चाची दिख गईं। सुन किन्नी। हाँ चाची। कौन सी क्लास में है तू? चाची, मैंने चिढ़ाया, अब इसके बाद मेरा नाम भी पूछोगी क्या? चाची झेंप गई। नहीं रे, यूं ही, मेरा मतलब है बीए प्रीवियस या फाइनल। क्यों, कोई नौकरी लगवा रही हो मेरी? अरे भाई, कल यूं ही तेरी बात चलने पर कुशा ने पूछा था तो मुझे बड़ी कोफ्त आई कि मुझे इतना भी नहीं मालूम। अच्छा, तो वो नौकरी लगवा रहे हैं? अरे नहीं, वो बेचारा तो खुद ही दूध का जला है। तो गलती तुम्हारी है, इतना खौलता दूध काहे को पिलाया? मारे लाड़ के हैं। ये क्या मेरे अंदर छिपी कस्तूरी ही परिहास के तमाम रंगों में छिटकी पड़ रही थी? लेकिन चाची का ध्यान मेरे परिहास में जरा भी नहीं था। उसी अवसाद और आक्रोश में एक साथ डूबी सी बोली। कुशा की 700 की स्कॉलरशिप का मामला विश्वविद्यालय की ब्राह्मण ठाकुर गुटबंदी की खटाई में फंसा पड़ा है। बेचारा ना इधर का हो पा रहा है ना उधर का। आज तो खींच कर कह रहा था, चल रहा हूं विश्वविद्यालय के फाटक पर रिक्शा खींचने या जूते गांठने। ओह, मैं अपनी उलूल जलूल वाचालता पर सचमुच लज्जित थी। रिसर्च में खर्च भी तो काफी आता है ना। खाली रिसर्च भर ही नहीं, समूची घर गृहस्थी, माँ बहनों की पूरी पूरी जिम्मेदारी। 2 ही साल पहले पिता नहीं रहे ना इसके। उस शाम सूरज के साथ एक सिंदूरी अवसाद घुलते घुलते डूब रहा था और डूबने के बाद की निस्तब्धता एक उदास सहेली सी लगी थी। उस कस्तूरी से एक कोतूहल की खुशबू उड़ी थी। क्या बातें हुई होंगी मुझे लेकर, कैसे चर्चा चली होगी मेरी, क्या कहा होगा चाची ने और कैसे पूछा होगा और किसी ने। मुझे किन्नी कहा होगा या किरण। अब चिलचिलाती धूप में कॉलेज से जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ते कदम अनायास चाची के घर के सामने से गुजरते हुए ठहरने से लगते। आहिस्ते, बहुत आहिस्ते आहिस्ते, थकान का छल खुद अपने आप से। अरे किन्नी, कहाँ भागी जाती है? बैठ, चाय पी मेरे साथ। लेकिन मुझे तो भूख भी लगी है चाची। मुझे भी। आंचल से बंधी कस्तूरी की गांठ जैसे खुलकर बिखर पड़ी। बरूनियों की आड़ में दुबकी सी मैं मुस्कुराई। भला 2 अनखातों को एक साथ भूख तो लगी। सुबह के पराठे रखे हैं, वही लाती हूं। चलेगा कि बनाऊं कुछ? चलेगा। 2 आवाजें एक साथ सिहर कर उलझी थीं, फिर जल्दी से संभल कर अलग अलग हो ली। बस, मैं तो चला। अरे क्या हुआ? तू अपने अंदर कोई अलार्म घड़ी फिट किए रहता है क्या, जो खाते पीते भी घन्न से बजकर चौकन्ना कर देती है तुझे?
नहीं बुआ, एक किताब एक दोस्त से लाया था, उसे आज शाम लाइब्रेरी में लौटानी है। सुनिए, आपकी लाइब्रेरी में पॉलिटिक्स की एक दो किताब मिल सकती हैं? होनी तो चाहिए, क्योंकि आजकल बिना पॉलिटिक्स पढ़े कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। मैं आहत सी हुई। नहीं, शायद आप। वो फीकी सी हंसी हंसा। असल में मेरे कॉलेज में सिर्फ 2 किताबें हैं जो दोनों लेक्चरर्स के लिए बारी बारी रिजर्व रहती हैं। आप दोनों किताबों का नाम लिखकर दे दीजिएगा। मैं तो नहीं, मेरा दोस्त जाता है आर्ट सेक्शन की लाइब्रेरी में। नाम लिखकर 4 दिन किताबों में दबाए रही। 2-3 बार कटरे वाली चाची के दरवाजे तक कदम आहिस्ता हो होकर जिद में आकर एक एक कदम तेज कर दिए और घर लौट आई। नहीं, यह हद दर्जे का छिछोरापन लगता है एकदम। हर दूसरे तीसरे दिन चाची के घर धरना देने पहुंच जाना, सस्ती फुटपाथी किताबों और फिल्मों की तरह। चाची भी क्या सोचेगी। 5वें दिन रास्ते में एक साइकिल अचानक खट से रुक गई और सवार ने उतरते उतरते सैल्यूट किया। क्या हुआ? किताबों के साथ साथ किताबों के नाम भी इशू करा लिए आपके लेक्चर्स ने? नहीं, मैं तो किताबों की लिस्ट लेकर चाची के पास ही आने की सोच रही थी। तो चलिए, वहीं चलकर दे दीजिए। एक बेहद संभ्रांत सी चुहल। वाह, अब इतनी बेकार क्यों करूं? ठीक है, मैं भी रास्ते में ही किताबें थमाऊंगा? हरगिज नहीं। और यूं भी अपनी मान से बाहर थोड़ा खुली हवा में निकल लेना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अच्छा, वाकई खुली हवा में घूमने वालों की सेहत देखकर सचमुच रश्क होता है। मेरे तीर मेरी ही तरकश में सहेज उसी संभ्रांत चुहल से मुस्कुराता पेडल मार गया। बस जैसे एक रेशमी पारदर्शी दुपट्टा सा मेरे माथे कंधों पर आ गिरा हो, और इस आवरण में लिपटा मेरे लिए अब सब कुछ सुंदर था, सब कुछ शुभ, संकल्पमय और मोहक। मैं और ज्यादा सीधी और शालीन हो गई। चिंटू मिंटू के आसमान फाड़ जिदियाती चीखों पर खींचने के बदले मैं उन्हें पुचकार कर बहलाने फुसलाने लगी हूं। भाभी की अनखती बुदबुदाहटों पर ध्यान न देकर खुद चौके में सारी रोटियां उतार खुशी खुशी पढ़ने भी बैठ जाती हूं। अब कहीं उद्विग्न लस्त सी पड़ी रहने की बजाय बिना मौसी के आए भी मेजपोश धो देती हूं, पुरानी जिल्दों से धूल झाड़ देती हूं, आंगन के एक कोने में लगी मालती की लता को तराश कर पानी डाल देती हूं। कई बार मौसी की लाई रोजी की नाइटी काट कर मिंटू चिंटू की फ्रॉकें भी बना देती हूं। अलसाई, ऊबी, उद्विग्न किरण अब सुगंध के एक घेरे में तिरती रहती है। और बहुत जल्दी माँ खुद भी इस इंद्रजाल की गिरफ्त में आ गई थी। सिर्फ 1-2 बार देखने के बाद ही आप में कुछ सुनने सहेजने लगी थी। उनकी गुमसुमी और शिथिलता पर रेत में अंकुर जैसा एक सपना उगाया था। वो समझती उस अंकुरित सपने को लुके छिपे सींचते संवारते हुए उन्हें कोई नहीं देख रहा। तो क्या मैं भी तो यही समझती थी कि मुझे कोई नहीं देख रहा। मेरे और मां के बीच जैसे कोई अलिखित समझौता सा था। मैं अपने में संकुचित, वो अपने में, कि पहले इस सपने का कोई स्पष्ट आकार तो बना ले। लेकिन अच्छा मुझे ये लगता कि मां पहले से ज्यादा मुस्कुरा पाती। साथ ही अब सिर्फ अपनी गुमसुमी उदासियों में घिसटते रहने के बजाय रसोई और घर की दूसरी क्षत विकसित स्थितियों को सहज भाव से संभाल लेती। न जाने कैसे इन्हीं स्थितियों को संभालते संभालते अचानक अक्सर उन्हें मौसी और रोजी का ज्यादा ख्याल आने लगा था। और लगा था वो जब तक एक छोटा सा निश्वास छोड़कर कहती, बेचारी कनक, रोजी सचमुच ही थोड़ी बेढंग की मोटी हो गई है। कितना भी रुपया पैसा हो पर लड़कियां थोड़ी मोटी दोहरी होती हैं तो दिक्कत हो ही जाती है मनचाहा लड़का ढूंढने में। उधर से पढ़ाई लिखाई भी तो कुछ खास नहीं की उसने। लाख पैसा हो पर यह सब भी अपनी जगह मतलब रखता ही है बेचारी। ओह, तो मतलब मां अंदर अंदर अपने आप को अब इस स्थिति तक लाने में समर्थ हो गई थी कि मौसी और रोजी पर तरस खा सके, निश्वास खींच सके।
तभी अचानक एक रात मौसी आ गई, न तार न चिट्ठी। मैंने चिढ़ाया, लो बहन बहन की बात हो गई टेलीपैथी से। मौसी, अम्मा तुम्हें सचमुच याद करती रहती हैं आजकल। मौसी ने बताया, रोजी के लिए एक लड़का देखना है। बाहर से आया है और यहाँ सिविल लाइंस में अपने किसी मामा के बंगले में ठहरा है। अता पता मैं नोट करके लाई हूं अमर। भैया से बोली, कल किसी तरह आधे दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ चलने का बंदोबस्त करो। तुम्हारे मौसा को तो कुछ होश हवास है ही नहीं कि लड़की। लेकिन मौसी, रोजी को भी तो ले आना था ना। अरे चुप कर किन्नी, मैं इन बेकार की चोचलेबाजियों में विश्वास नहीं करती। रोजी अभी हुई ही कितने दिन की कि अपने लिए लड़का परखने निकलेगी। और फिर अगर उसका कहीं और मन होता तो मैं रुकती, सोचती भी। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो पहले मुझी को चाहना समझना है ना। ऊपर से अब तुझसे और दीदी से क्या छुपाना। पहले पहले यूं ही सीधे सीधे दिखाकर तो लड़के वालों को और भड़काना ही हुआ ना। इससे अच्छा है पहले उन पर अपनी शान शौकत मान रुतबे का असर डाला जाए। फिर रंग रूप नाक नक्श में तो छुपाने की कोई बात रह नहीं जाती है। इस सबके बीच सिर्फ एक मोटापा और लंबाई की कमी बस। वैसे आजकल तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर रखा हुआ है उसे। जब तक मामला तय होगा तब तक अपने आप 4-6 किलो घट जाएगी। अम्मा जैसे दिल से कातर हो उठी मौसी की परेशानी की बात सोचकर। बेचारी रोजी, सचमुच कैसा तो सुथरा चेहरा मोहरा है और सोने सा स्वभाव। अरे 1000 लड़के मिलेंगे उसे। तू बेकार खुद भी परेशान होती है और उस बेचारी पर भी 1000 पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन मौसी लौटी तो चेहरा बुझा बेरौनक सा। पता चला लड़के ने कोई और बात करने ही न दी। सिर्फ सीधे सबसे पहले लड़की की लंबाई और दुबलेपन की बात। टॉल एवं स्लिम, रंग रूप। रुपए पैसे का मुद्दा बीच में आने का मौका ही नहीं दिया। और उसके बाद लगातार वो मौसा जी की हद से ज्यादा व्यस्तता और बेफिक्री तथा रोजी की नासमझी को कोसती रही थी। मां ने समझा बुझाकर दिलासा दिया और कंधे थपथपाकर चाय का कप थमाया। सब भगवान करेंगे, तू चाय पी। तभी दरवाजा खुला होने पर भी कुंडा खटका। कौन? आकाश, आओ आओ अंदर। देखो ये मेरी छोटी बहन है, बेटी सी लगती है ना। मौसी ने प्याले से खींचकर यूं ही बेमन से नजर फेरी कि अचानक ठहर गई। चेहरे पर एक रौनक सी आई और चहकती सी प्याला लिए ठीक सामने आ बैठी। कौन? बगल के कटरे वाली का ही भतीजा है। बैठो बैठो। कहाँ पढ़ते हो? यानी साइंस से? यानी कि रिसर्च? मतलब इसके बाद डॉक्टर बन जाओगे ना? हाँ समझती हूँ भाई। कहाँ मकान है? कितने भाई बहन हो? अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? नहीं है। मौसी कुछ इस तरह शिष्टाचार ताक पर रखकर हम सबों की उपस्थिति नकारती पूरी बेसब्री से धुआंधार सवाल किए जा रही थी कि अचंभे से ज्यादा अशोभनीय लगा था सब कुछ। शायद इसलिए आकाश के साथ ही मौसी की उपस्थिति नकारती मैं भी पूरे विश्वास के साथ उठ आई थी और दरवाजे पर खड़ी खड़ी देर तक बातें करती रही थी। यद्यपि मेरे अधिकार और सीमा अभी अपरिभाषित थे, फिर भी बात शुरू होने से पहले अपनी लक्ष्मण रेखा में संकेत ही सही। और मौसी इतनी नासमझ तो है नहीं। शायद इसी से मौसी भी बीच में 2 बार आकर देख गई। मैं और ज्यादा आश्वस्त हुई। अपने आप को मेरी दूसरी ऊपरी आश्वस्ति ये थी कि मौसी द्वारा पूछे गए अनर्गल सवालों से उकताए और थोड़े अपमानित हुए से आकाश के प्रति क्षमा याचना और क्षतिपूर्ति भी तो होनी चाहिए। लेकिन दूसरे दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो मां का चेहरा धुआं धुआं सा था। पता चला मौसी खुद दोपहर में कटरे वाली चाची से मिलकर सारी बातें विस्तार से पूछ आई थीं। करीबी के चाचा मामा के पते तक नोट कर लाई थीं। अब सिर्फ कमर कस के दौड़ भाग करनी है। मलाल सिर्फ उन्हें एक था। लड़के से जरा इत्मीनान से एक बार बातें करना चाहती थी अपने पति परिवार के रहन सहन और रुतबे को लेकर। लेकिन वो हॉस्टल खुलने की खबर पाते ही भागा चला गया था। वैसे भी कटरे वाली ने कहा था कि लड़का इतना मर्यादित है कि इस संबंध में अपने आप कुछ कहेगा ही नहीं। सारा कुछ अपनी माँ और बुजुर्गों पर
और अभी बिना अपनी बहनों की शादी किए रिसर्च पूरी किए तो वो सोचेगा भी नहीं। मौसी इसी उधेड़ बुन में अपने आप से सवाल जवाब करती रही। फिर अगले दिन का टिकट मंगवाकर बिजनौर चली गई। सवाल जवाब मेरा मन भी करता रहा, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या मौसी की उधेड़ बुन में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। कोई द्विधा, कोई द्वंद नहीं। मेरे और मां के चेहरे पर लिखे अक्षर क्या इतने अस्पष्ट थे उनके लिए। मौसी कितनी तो समझदार, जानने समझने वाली हैं और फिर मुझे तो इतना प्यार करती हैं, मेरी पसंद को सराहती हैं। मेरी पसंद, ओह, जैसे ठोकर सी लगी हो और मेरा मन जाने कितने कोष्ठकों में विभक्त फड़फड़ाता रहा। कभी मोर पंख सा झलझलाता, कभी टिटिहरी सा द्विधाग्रस्त हो चीख चीख कर मंडराता फिरता, और कभी गौरैया सा सहम कर दुबक जाता। एक मन दूसरे से उलझता, तीसरे को संभालता, समझाता और अवश उत्तेजना के ऊपर एक सपाट चादर डालकर कॉलेज चला जाता। लेकिन कुल 2 हफ्ते बाद ही जैसे एक सनसनाता हुआ संवाद पूरी तरह सन्न कर गया। रोजी की शादी तय हो गई है, अगले महीने की 21वीं या 23वीं को। शादी के बाद आकाश यहाँ की रिसर्च छोड़कर बाकी बची रिसर्च जर्मनी में करेगा। यहाँ का 1 वर्ष भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। वहाँ उसे यहाँ की चौगनी स्कॉलरशिप मिलेगी। मौसा जी के एक दोस्त हैं वहाँ, सब एडजस्ट करा देंगे। आकाश के 1-2 महीने बाद ही रोजी भी चली जाएगी। आगे हम सबको बहुत तरह से इस शुभ अवसर पर शामिल होने के लिए बुलाया गया था। अम्मा को और भी जल्दी, क्योंकि उन्हें ही सब देखना संभालना है, शुभ सगुन की पूरी रवायत भी। मैं पल भर में अपने मोर पंख झाड़कर ढूंढी सी खड़ी थी। वही मोर कैसा लगता है, छितराए पंखों के साथ और पंखों के बिना ढूंढा। लेकिन माँ जैसे टिटिहरी की तरह टहकोरती घर भर में मंडराती फिरी थी। अंतर सिर्फ यह था कि उनकी चीखें बिल्कुल खामोश थीं। काफी देर तक यूं ही अर्धविक्षिप्त सी टहकोर लेने के बाद एकाएक मेरे सामने आकर बोली, मैं जाकर कहूं क्या? किससे? और हम दोनों के सवाल एक साथ जैसे किसी दलदल में धीमे धीमे धंसते जाकर खत्म हो गए। रिश्ते नाते निभते रहे, एक के बाद दूसरे समाचार मिलते रहे। आकाश जर्मनी गए, रोजी भी जर्मनी गई। 2 महीने बाद रोजी को बेटी हुई, वहीं जर्मनी में। मौसी बेटी के परिवार के पास रह भी आई। रोजी ने मुझे एक साड़ी, एक सेट भेजा। आकाश की दोनों सयानी बहनों की शादियां बिजनौर मौसी के घर से ही बाकायदे बड़े शान शौकत से हो गई। रोजी को एक और बेटा हुआ। रोजी और आकाश सपरिवार वापस आ गए। मौसा जी ने उन्हें अपनी मिल में ही काम पर लगवा दिया। ताज़े अखबार के बुलेटिनों की तरह नई नियुक्तियां, नई तरक्कियां और योजनाओं से भरे सफ़ों की तरह पलटते जा रहे सप्ताह, महीने और साल। इधर अपनी तरफ कोई समाचार नहीं था। सब कुछ वैसा का वैसा, वहीं का वहीं, बासी बासी सा। बढ़ा था कुछ तो भाई के दोस्तों का खोखला जमावड़ा और माँ की गुमसुमी। रसोई की कालिख और धब्बे तथा गुसलखाने का पलस्तर भी थोड़ा ज्यादा उखड़ पखड़ गया था। भाभी के बच्चे उम्र में जरूर बड़े थे, लेकिन देखने में वैसे ही जिद्दी, पिद्दी, पिनकने और निकम्मे से। मैं टॉप नहीं कर पाई थी, टॉप मोनिका ने किया था। इसके लिए उसे सभी संबंधित अधिकारियों, प्राध्यापकों से अग्रिम बधाई भी मिल चुकी थी। उसके पिता ने कॉरपोरेशन अध्यक्ष के हैसियत से विद्यालय और पूरे शहर की अभूतपूर्व सेवा की थी। विद्यालय ऋणी था उनका, समूचा शहर ही। इसलिए मुझे लेक्चररशिप भी नहीं मिल पाई थी। लेक्चररशिप मोना को मिली थी। मैं उसी कॉलेज में टीचर हो गई थी। एक मैच्योर, जिम्मेदार, नियम की पक्की और कड़क अनुशासन पसंद टीचर होते हुए भी अपने लेक्चरर्स के सारे गुणों, क्योंकि योग्यताएं तो थीं ही नहीं, से भरपूर।
मैं सारे के सारे अखबार और पत्रिकाएं पढ़ती। स्त्रियों के अपने अधिकारों, अस्मिता और आत्मविश्वास को सुरक्षित रखने के नुस्खे मेरी जबान पर रटे होते, जैसे अचार मुरब्बों को सुरक्षित रखने के प्रिजर्वेटिव्स के नाम। सच को सच बोलती और सबके बीच बोलती। लोग मेरी दलीलों की दाद देते और तफसीलों की तारीफों के पुल बांधते। शादी मेरी नहीं हुई थी, इसे सुधार कर मैंने नहीं की थी कर लीजिएगा, क्योंकि अपने विवाह के दहेज जुटा पाने की मेरी हैसियत नहीं थी। इसे सुधार कर दहेज जुटाने के पक्ष में मैं नहीं थी कर लीजिएगा। भाई की हालत और हैसियत जग जाहिर थी। सो सब ठीक ठाक चल रहा था, जैसा आमतौर पर हर दूसरे घर परिवार में चला करता है, कि तभी जैसे करंट सी छू जाने जैसी खबर मिली। रोजी नहीं रही। तीसरे बच्चे के जन्म के साथ ही हार्ट फेल हो गया। क्यों, कैसे, कुछ पता नहीं। रोजी मां के पास ही पैदा हुई थी। इतनी सी थी, तब से उन्होंने पाला पोसा और दुलारा था। खबर पाते ही बिना खाए पिए पड़ी रही और अगली गाड़ी से भाई को लेकर रोती कलपती रवाना हो गई। लेकिन 4 दिनों बाद लौटी तो बिल्कुल बदली, चुप सी, जैसे कोई दुखांत फिल्म देखकर लौटी हूं। भाई ने बताया, वहां सब चुप शांत, तभी अकेली कहां तक रोती कलपती। मौसा जी तो सख्त चिढ़ते हैं रोने कलपने से, चीखने चिल्लाने से। जो हो गया सो हो गया। जो स्थिति सामने है उसे पूरी समझदारी से संभालना चाहिए, बस। मां भी चमत्कृत सी। सचमुच बड़े आदमियों का दुख भी कैसा गरिमामय होता है। सबके चाय नाश्ते का बाकायदा इंतजाम, धीमे धीमे थोड़ी बहुत बातें, जैसे घर वाले वैसे ही बाहर वाले। कोई चीखता पुकारता नहीं आता। सब तरफ एक शालीन समझौता सा। कनक थी तो इसी घर परिवार की, लेकिन पूरी तरह मौसा जी के उसूलों विचारों में समा गई। वक्त वक्त पर नाश्ता खाना, नहाना धोना, सब वैसे ही चलता है। बच्चों के टाइम में भी जरा इधर उधर नहीं। ना कोई मूर्खतापूर्ण बेहाली की बातें ही करता है बच्चों से। और बच्चे भी कैसे शालीन, अदब कायदे वाले, इन चिंटू मिंटू जैसे उज़्बक उजड्ड नहीं। जरा कुछ पूछो तो कितने कायदे से पूरा जवाब। हाँ, दूध मुहा तो अभी किकियाया ही, फिर भी कैसी साफ सुथरी आया रखी है। मेरी साड़ी से साफ उसकी साड़ी रहती थी। लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं था। इसके अलावा भी कुछ रहस्य भेद भरी फुसफुसाहटें थी। मैं चौंकती रहती, लेकिन आमने सामने बेफिक्री का दम भरती। आखिर एक दिन मां ने सूत्र जोड़ दिया, मौसी तुझे बहुत याद करती थी। अच्छा, कहती थी किन्नी आकर कुछ दिनों संभाल देती। मैंने तीखी नजरों से मां को बेधा तो उन्होंने संभल कर जोड़ा, अरे घर क्या है, स्वर्ग है, स्वर्ग। ओह, तो तुम्हारा मतलब है मैं इस नर्क का अध्यापन छोड़कर स्वर्ग में आयागिरी करने जाऊं? नहीं बेटी नहीं, आयागिरी करने नहीं, सच को संभालने। कनक ऊपर से नहीं दिखाती, पर अंदर अंदर तो टूट सी ही गई है। आखिर मां का दिल है। बहुत जल्दी पसीज जाती हो तुम अम्मा। मैं बिफर कर उठ खड़ी हुई और हकपकी सी मेरा मुंह निहारती मां से बोली, मुझसे अब बच्चे बच्चे संभालने का काम नहीं हो पाएगा। तुम आज ही मौसी को मेरी तरफ से क्षमा याचना सहित ना लिख दो, समझी? मां सन मेरा मुंह देखती रह गई। मैंने जरूरत से ज्यादा बेफिक्र और बेपरवाह दिखने की कोशिश की। हमेशा रुक्ष सी रहने वाली मैं बेमन से ही भाभी के दोनों नकियाते जिद्दी बच्चों के साथ हंसी बोली। उन्हीं के साथ खाना खाया और चादर तानकर सो गई। नहीं, मैं सो कहां पाई। मैं तो जगी पड़ी थी और अंदर चलते सागर मंथन को संभालते काबू करने की कोशिश में थमता क्या। तूफान कभी थमा है पतवारों और किनारों से? मैं तो शिला सी थमी इंतजार कर रही थी उसके गुजर जाने का, कि तभी भीतरी कोठरी से भाई का फुसफुसाहट भरा स्वर फूटा, क्या हुआ? किन्नी ने कुछ कहा? और जवाब में अपनी उत्तेजना पर किसी तरह काबू पाती भाभी,
हाँ, तुम्हारे लिए इससे खुशखबरी और क्या हो सकती है। अब जाओ, कल यार दोस्तों को जमा कर जश्न मना डालो इसी खुशी का। भाई सचमुच सुनकर हल्के हो गए थे और अपनी काहिली में बेहद सस्तेपन से हंस उठे थे। वाह, पन तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें खुशी हुई ही नहीं। सच पूछो तो खटका और घबराहट तो तुम्हें ज्यादा हो रही थी कि किन्नी रिश्ता मान लेगी तो खर्चा कैसे चलेगा हमारा। तुमने खुद ही तो जिक्र किया था एक दिन मुझसे, कह दो कि नहीं। चलो, अब तुम्हें तसल्ली हुई होगी। किन्नी अपनी तनख्वाह के आधे नोट तुम्हें पहले की तरह थमाती रहेगी। हाँ, और इस आधी तनख्वाह के बदले में मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए उसके नाम बंधक रखी रहेगी ना। मेरा मन हो ना हो, मैं 9:30 के कांटे पर उसके कमरे में चाय नाश्ता पहुंचाती रहूंगी, उसका टिफिन तैयार करती रहूंगी, कभी भी आ धमकने वाली उसकी टीचरों की खातिर तवज्जो करती रहूंगी, जर खरीद गुलाम की तरह, क्योंकि वो पूरा दिन बाहर खटती थकती रहती है और ऊपर से मेरी गृहस्थी का बोझ ढोने का एहसान करती है मुझ पर। अब भाई की काहिली का अजगर यूं ही करवट बदलता था। एहसान की कैसी बात? वो भी तो रह रही है इस घर में। हाँ, वो रह रही है इस घर में अपने पूरे अधिकार और आत्मसम्मान के साथ, पूरी स्वतंत्रता का भोग करती हुई, मेरी तरह किसी की भीख पर पलती हुई नहीं। पति बच्चे और ये घिसटती हुई जिंदगी ना सही, खुली हवा में बेफिक्र सांस तो खींच सकती है वो। और घर में रहने की बात कर रहे हो ना तुम, तो एक बात और सुन लो, वो कल को इस घर के आधे में हमेशा की हिस्सेदारी का दावा भी कर सकती है। भविष्य की सुरक्षा के लिए कौन आश्वस्त होना नहीं चाहेगा, खासकर एक अकेली औरत। फिर भाई की हुम जैसी आवाज पर भाभी थोड़ी सचेत, थोड़ी घबराई सी बोली, अब इसी बात को लेकर कल कोई महाभारत मत खड़ा कर देना। तुमसे तो कुछ कहते भी डर लगता है। सच सच कहूं तो मुझे किन्नी से उतनी शिकायत नहीं जितनी तुमसे है। तुम्हारे रहते हुए भी मैं अभी तक ये नहीं जान पाई कि अपने पति बच्चों के साथ मुक्त निर्द्वंद जीवन जीना कैसा होता है। मैं सिर्फ मुक्ति चाहती हूं इस घुटन से, जिंदगी भर की गुलामी से। मां तो खैर चलो 4-6 साल में एक। और भाभी की सिसकी फूट पड़ी थी। स्तब्ध अवाक अचानक हहराता हुआ सागर सूख गया था। उसकी जगह एक रेगिस्तान बिछ गया था, तपती दहकती हुई अंतहीन रेत ही रेत। और उस रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी मैं अपना जीवन अपने ही हाथों में लिए जैसे जांच परख रही थी। बिल्कुल एक कंचे की तरह रंग बिरंगा कांच का टुकड़ा दाव माना है। इसे लेकर देखूं कितनी दूर जाता है। कहीं नहीं, जिधर भी मारूंगी इस रेत में धंसता ही जाएगा। देखने में इतना रंग बिरंगा, लेकिन कैसी बेगैरत सी चीज। फिर भी छल उधर भी, छल इधर भी। तो फिर एक नए दाव पर ही क्यों ना लगा दो ये कांच का टुकड़ा। सोच लिया। बहरहाल भैया की नहीं जानती भाभी, लेकिन मैं अपने पास रखा तुम्हारा बंधन धन बिना शर्त वापस कर जाऊंगी। कर जाऊंगी यानी कहां किन्नी? कहीं भी। फिर भी कहां? जरा होश में आओ, आसमान की नहीं जमीन की बात करो किन्नी। अब तक तो तुमने कुछ जोड़ा बचाया नहीं। अब अलग मकान, सारी गृहस्थी मजाक नहीं, इतना समझ लो। तनख्वाह का आधा से ज्यादा एक कोठरी जुटाने में निकल जाएगा। और भी बढ़कर अचानक हर तरफ सिर उठाती हुई कूटनीतिक जिज्ञासाएं और जल्दी से जल्दी सब कुछ उधेड़ कर जाने के लिए बेसब्र भेद नीतियां, अंदर अंदर घूंट घूंट परितृप्त होने वाली मक्कार सहानुभूतियां। कोई बात नहीं, मुट्ठी में मेरा स्वाभिमान तो होगा। सिर उठाकर पूरे गुमान से जीवन बिताऊंगी अपना। गुमान कैसा और किसका? नजरें बड़ी तेज होती हैं चारों तरफ की। ये नजरें कोई भ्रम नहीं पालती, असलियत थहाकर ऊपर से पुचकारती हैं, वाह शाबाश, और सिर घुमाकर दूसरों को कोहनी मार लेती हैं। जिस दीवार के साये में तू गुमान भरी बैठी थी, उसकी नींव तो धसक गई। अब ऊपर तक दरारें फटेंगी और दरारों को
पीठ सटाकर खड़े खड़े छुपाया नहीं जा सकता किन्नी। अच्छा, घर तो छोड़ेगी ही किन्नी अब, है ना? हाँ, छोड़ना ही होगा। तो इन दर की दीवारों के ऊपर बनेगा तेरा स्वाभिमान का दरार? बने तो भी क्या, क्योंकि वो भी तो एक तरह की हार ही होगी और लोग तो बेहद खुश। तब घर छोड़ते छोड़ते भी संबंधों के इस महाभंग का तमाशा क्यों दिखाया जाए उन्हें? तो महल चुनवा लूं अपनी इस दूधमुही अनुभूति की समाधि पर? नहीं नहीं, तुम जिंदगी को दांव पर लगाने की बात कर रही थी ना? नहीं, कुछ दांव हारने के लिए ही लगाए जाते हैं। मैं नहीं लगाऊंगी जिंदगी ऐसे दांव पर। जीती ही कब तू? मोना से जीती क्या? कड़ी मशक्कत के बावजूद, पढ़ाई में और योग्यता के बावजूद इंटरव्यू में जीती क्या? सोच ले। रात बीती एक रीति उम्र की तरह, और सुबह होने पर मैंने मां से कह दिया कि वो मौसी को हाँ लिख दे। और अब खुली आंखों से एक सपना देख रही हूं। मौसी आई हैं, चहकती हुई, पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे कुछ थमाती हुई कह रही हैं, ये ले किन्नी, धूसर आसमान का ये टुकड़ा, जरा इसे धो पोंछ देगी ना तो सुधर संवर जाएगा। रोजी ने इसे सिर्फ 10 साल ही तो इस्तेमाल किया होगा। मैंने सोचा तेरे लिए लेती चलूं, तुम पर खूब भवेगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।